अ वेरी वॉर्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग एचएससी पेपर 2022 का सॉल्यूशन देखेंगे और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे सॉल्यूशन को, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ओके, हम लोग फटाफट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर होना चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी मार्क्स यू ऑब्टेन, यू नो। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट अस स्टार्ट। आई वाज ट्राइंग टू टेक अ लाइव लेक्चर बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम आई कुड नॉट, तो इसलिए अब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से था। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसका आंसर है इट इज कंसर्न विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, right? Energy supplied is equal to increase in the internal energy plus work done. So it is in accordance with first law of thermodynamics is in accordance with law of conservation of energy. The average value of alternating current over a full cycle is zero, right? ये याद रखना, फुल साइकिल पे क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के जितने वैल्यूज़ होते हैं उतने ही नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वैल्यूज़ होंगे। तो एवरेज लोगे फुल साइकिल पे तो आंसर जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The angle at which maximum torque is exerted by the external uniform electric field on a electric dipole। देखो बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्रीज। सो याद रखना, साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फोर्थ वन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज द फ्रीक्वेंसी। सो वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेलोसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ भी बदल सकता है, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, the root mean square speed of the molecules of a gas is proportional to। देखो, root mean square speed का फॉर्मूला क्या होता है? c is equal to root of 3RT by m नॉट, जहाँ पे m नॉट मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है। तो इस फॉर्मूला से मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड इज RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब ये पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, राइट? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है? तो वेबर में पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग टेस्ला के नाम से भी बुला सकते हैं, टेस्ला। When the bob performs a vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane, the difference in the tension in the string at the horizontal position and the uppermost, देखो horizontal and uppermost। अब बच्चे क्या याद करके जाते हैं? अपर मोस्ट एंड लोअर, बराबर है। अपर मोस्ट एंड लोअर का तो 6 mg होता है, ये तो सब जानते हैं। क्वेश्चन में अपर मोस्ट और लोअर नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल वाला पोजीशन। ओके, हॉरिजॉन्टल वाला पोजीशन एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला पोजीशन और कौन सा पोजीशन पूछा है? अपर मोस्ट। तो हॉरिजॉन्टल और अपर मोस्ट पोजीशन में 3 mg होगा, 3 mg। देखो, टॉप और बॉटम में बता देता हूँ, टॉप और बॉटम में 6 mg होता है, टॉप और हॉरिजॉन्टल में 3 mg होता है, और बॉटम और हॉरिजॉन्टल में भी 3 mg होता है, राइट? स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे पूछा है क्वेश्चन, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 3 mg। थोड़ा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, जिसने ध्यान नहीं दिया होगा तो 6 mg मार्क करके आ गया होगा, बट यही आंसर है, 3 mg इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब up to a height of 2.5 centimeter. If another glass capillary tube having radius half the earlier tube is immersed the same liquid, the rise in the liquid is, देखो, rise in the liquid H is inversely proportional to radius। अगर तुमने रेडियस, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि रेडियस को अगर हाफ किया ना, अगर रेडियस को हाफ किया, अगर r इज हाफ्ड, तो h क्या होगा? h विल बी डबल्ड, h डबल हो जाएगा, h वुड बी डबल्ड। पहले कितना था h की वैल्यू पहले कितनी थी बच्चों? h की वैल्यू पहले थी 2.5 सेंटीमीटर, तो अब कितनी होगी? नए h की वैल्यू डबल हो गया ना, तो 2.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। नाइन्थ वन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
द टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी 16:1, मतलब उन्होंने दिया है आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये दिया है उन्होंने 16/1, ठीक है, आई मैक्स अपॉन आई मिन दिया है 16/1, पूछा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स मतलब A1/A2 पूछा है, A1/A2। तो ध्यान से सुनना बच्चों, देखो आई मैक्स अपॉन आई मिन को क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट एज रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16/1। स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आंसर आएगा, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू 4/1। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करोगे तो आंसर आएगा रूट I1 अपॉन रूट I2 विल बी इक्वल टू 5/3। आई होप एवरी वन नोज वॉट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी रूट I1 अपॉन I2 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ देखो रूट I1 अपॉन I2 क्या होता है कि ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये याद रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ I1 अपॉन I2, जो कि मैंने अभी अभी निकाला, उसका आंसर है 5/3, तो आंसर 5/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ओके। अगर तुमको लगता है कि कोई आंसर मैंने सही नहीं दिया तो ऑफकोर्स आई एम ओपन फॉर डिबेट, यू नो, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, ओके। तुम हमेशा मुझसे डिस्कशन कर सकते हो चैट से, कमेंट सेक्शन में, आई विल क्लैरिफाई, ओके। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि सब सही किया है कि नहीं मैंने, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर लिया, बराबर है। और रूट I1 अपॉन I2 मतलब ही A1 अपॉन A2, क्योंकि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, हो सकता है कुछ बच्चे ये नहीं जानते होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अरे बाबा, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। अब देखो ना, ये तो ओमेगा हो गया और ये के हो गया, तो ओमेगा अपॉन के ही तो स्पीड होता है, तो ओमेगा मतलब 4 और के मतलब 0.02, तो ये होगा 400/2, दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिनको ये नहीं पता है ना, वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सर हम लोग कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू, उससे कंपेयर कर लो, वो जो भी इक्वेशन तुमको याद है ना, एक मिनट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। जो इक्वेशन तुमने याद किया हुआ है y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन याद किया होगा ना, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स माइनस ओमेगा टी। इससे कंपेयर कर लेना, तुम अपने हिसाब से कर लेना, तुमको यही आंसर आएगा। मैं शॉर्टकट जानता हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया, बट तुम ऐसे करके देख लेना, सेम आंसर आना चाहिए। तुमको तो आंसर पता करना है ना, सही है कि गलत है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, 10 क्वेश्चंस हो गए ना, अभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखा तुमने, ये लिखना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ratio of potential difference to the length of the wire is called as potential gradient. State the formula for critical velocity in terms of Reynolds number. Reynolds number क्या होता है, Vc rho d upon eta। तो उन्होंने तुमसे Vc पूछा, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा r eta divided by rho d, okay। Is it necessary to use red light to get photoelectric effect? No, you can use ultraviolet also, you can use violet also, you can use green color also. Write the boolean expression for exclusive OR gate, XOR gate ना, तो XOR gate का boolean expression है y is equal to a bar b plus a b bar, right, a complement b plus a into b complement. What is the differential equation of angular SHM? d square theta by dt square, right, plus
सी थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। देखो जिसको नहीं आता वो लोग को ये तो आता होगा ना, लीनियर वाला, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला तो सभी लोग को आता है ना, करेक्ट है ना। तो उसी तरह इसको भी लिखा जा सकता है, सॉरी ये सी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। सो डी स्क्वायर थीटा, बस तुमने क्या किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या लिख दिया तुमने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एक्स के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। ओके, अब व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर थर्ड पोस्टुलेट इन बोर्स मॉडल एटम। देखो वही ना, एनर्जी इन द हायर ऑर्बिट, एनर्जी इन द आउटर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द इनर ऑर्बिट, एनर्जी इन द आउटर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द आउटर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द इनर ऑर्बिट इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू लिख सकते हो या एच सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हो। यही मैथमेटिकल फॉर्मूला है थर्ड पोस्टुलेट का। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच यू नीड टू नो। ये एक मार्क के क्वेश्चन थे। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू इंडक्टर्स 10 मिली हेनरी 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस। बहुत ही आसान है, रिजल्टेंट इंडक्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट इंडक्टेंस सीरीज में दोनों का एडिशन होगा, L1 प्लस L2 10 प्लस 20, आंसर आ गया 30 मिली हेनरी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg, रेडियस 60 अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, डिस्क है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये थोड़ा गलत हो गया उनसे, ऐसा बोलना चाहिए था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, लेंथ नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। हाँ बराबर है क्वेश्चन, ये गलत लिखा है उन्होंने। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, बस यही करना था, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम कितना दिया हुआ था 10, आर स्क्वायर मतलब ये 60 को तुम अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर, करेक्ट है। तो इंटू 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 3.6 बाई 2 दैट इज़ 1.8 kg मीटर स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं बच्चों। एम 10 दिया हुआ था, रेडियस तुम्हारा 0.6 था, स्क्वायर 0.36 हो गया डिवाइडेड बाई 2। हाँ सही तो है, सही तो है। ओके ये सब तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, ये तो शायद तुमको आते ही होंगे। ओके ये क्वेश्चन तो सब कॉलेजेस में बार बार पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर एंड ऑल दैट। ओके ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 10th क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। रेडियस दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर, स्पीड भी दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, और बोला हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का सीधा सीधा फॉर्मूला है mvr। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है पेपर में, एकदम टॉप में देख लेना, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 13 इंटू स्पीड 3 इंटू 10 पावर 6 इंटू रेडियस 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। मैं इसका आंसर दूंगा, तुम लोगों को चिंता मत करना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल कैलकुलेट एंड आई विल गिव यू द आंसर, जस्ट 1 सेकेंड, बिकॉज अब लॉग से कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है। ओके 9.1 इंटू 3 ओके इंटू 5.3, आंसर आएगा बच्चों 1.447 ओके इंटू 10 पावर माइनस 34, या तो तुम यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, दिस इज द यूनिट। तो इस तरह से मैं एक बार खाली कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूँ बच्चों। 9.1 इंटू 3 इंटू 5.3, सही है बच्चों, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब अगले 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब लैम्डा दिया हुआ है हमको, ये तो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट
is incident on two slits on screen perpendicular to the direction of the light rays if the separation of the 10 bright fringes on the screen 2 meter away, मतलब स्क्रीन 2 मीटर दूर है तो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन दिया हुआ है अवे, इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ द 10 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 फ्रिंजेस के बीच का दूरी जो है, टोटल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, मतलब 10 फ्रिंजेस के बीच का दूरी, मतलब देखो एक 10 ब्राइट फ्रिंजेस, 10 ब्राइट फ्रिंजेस का टोटल कितना होता है, देखो एक ब्राइट फ्रिंज के विड्थ को अगर मैं W बोलूँगा तो 10 ब्राइट फ्रिंजेस को मैं क्या बोलूँगा, 10W बोलूँगा, ओके। तो 10W दिया हुआ है मुझे, 10W इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, 10W इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पूछा क्या है, स्मॉल डी। अब ये 2 सेंटीमीटर को मैं 2 इंटू 10 पावर -2 कर लेता हूँ मीटर में, ठीक है। देखो मुझे क्या दिया हुआ है, 10W दिया हुआ है ना, 10W इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -2। ध्यान से सुनना, W क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -2। देखो उन्होंने मुझे 10 ब्राइट फ्रिंजेस का दूरी दिया हुआ है, 10 ब्राइट फ्रिंजेस का लेंथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, राइट। तो 10 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -2। तो मुझे क्या ढूंढना है बच्चों, स्मॉल डी ढूंढना है, तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू 10 लैम्डा डी बाई 2 इंटू 10 पावर -2। आंसर मिलीमीटर में ही आना चाहिए तो ही सही होगा। देखते हैं, 10 इंटू लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग इज 6000 इंटू 10 पावर -10 मीटर, जो फाइनली हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर -7 मीटर। तो 6 इंटू 10 पावर -7, कैपिटल डी कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर -2, 2 तो गया, तो बचा क्या बच्चों, 6 इंटू 10 पावर -4, हाँ 6 इंटू 10 पावर -4 ही होगा, बराबर है, 6 इंटू 10 पावर -4 मीटर। चाहो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ दो, या चाहो तो तुमको आदत है ना कि डी मिलीमीटर में होता है तो लिख सकते हो 0.6 इंटू 10 पावर -3 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 0.6, दैट इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर, ओके, दिस इज द आंसर। तो आंसर 0.6 मिलीमीटर आना चाहिए 11th क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.2 mm कोएलेसेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, मतलब 8 ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप बना, फाइंड द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो काफ़ी आसान है बच्चों, काफ़ी आसान है। देखो कैसे करेंगे, चेंज इन द सरफेस एरिया पूछा है ना, पहले एरिया कितना था, 8 ड्रॉपलेट्स का, 8 ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है। तो 8 ड्रॉपलेट्स का एरिया होगा, पहले छोटा वाला ड्रॉपलेट का रेडियस कितना हुआ, दिया हुआ था 0.2 mm, 0.2 mm मतलब 0.2 इंटू 10 पावर -3 मीटर, मतलब वही 2 इंटू 10 पावर -4 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो पहले एरिया कितना था, पहले इनिशियल एरिया A1 निकाल लेते हैं। इनिशियल एरिया A1 इज इक्वल टू कितने ड्रॉप्स थे, 8, तो 8 इंटू एक ड्रॉप का एरिया, दैट इज 4πr²। ऐसे ही रख देते हैं बच्चों, ऐसे ही रख देते हैं। अब क्या होगा, जब ये सब मिलके एक ड्रॉप बनेंगे ना, तो फाइनल एरिया क्या होगा, देखो फाइनल एरिया के लिए मुझे बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस चाहिए, बड़े वाला ड्रॉप का रेडियस। देखो मैं लिख सकता हूँ कि जब 8 ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बनेंगे तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इनफैक्ट, है ना, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, ये क्वेश्चन सब लोग ने किया ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि है ना बहुत बार ये हमारे बुक में तो है ही, 2 क्वेश्चन है ऐसे। वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स कैसे निकालोगे, 8 इंटू 4/3 πr³ बराबर है, और बड़े वाले ड्रॉप का 4/3 इंटू पाई बड़ा r³। तो ये बड़ा r जो है ना वो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा r इज इक्वल टू 2r, करेक्ट है, r इज इक्वल टू 2r। तो फाइनल एरिया कितना आएगा, फाइनल एरिया विल बी इक्वल टू 4π बड़ा r²। अब बड़ा r क्या है, 2r है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4π। अब बड़े r के जगह पे मैं 2r लिखूंगा तो 4r² हो जाएगा, राइट, 4r² हो जाएगा यहाँ पे। बस ये तुम्हारा फाइनल एरिया A2। अब तुम्हें क्या निकालना था, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। तुम्हारा सरफेस एरिया कम हुआ, देखो पहले 8 इंटू 4πr² था, अब 4 इंटू 4πr² हो गया, तो डिक्रीज कैसे निकलेगा,
decrease will be equal to what? 8 into 4 pi r square, ओके, माइनस a2 कितना है बच्चों? a2 है 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को मैं कर लेता हूँ अभी और आंसर बता देता हूँ। आर तो हम लोग जानते ही हैं, 16 पाई इंटू आर स्क्वायर, हाँ 4 इंटू 10 पावर माइनस 8। आंसर आना चाहिए 2.011 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। दिस शुड बी द आंसर। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो आंसर ये आना चाहिए 2.011 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द चेंज इन द सरफेस एरिया। होप मैंने सब सही किया है। कैपिटल आर की जगह 2r आएगा, सही है, सब सही किया है मैंने। कैलकुलेशन खाली 16, एक बार रफली कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 16 3 ज़ा 48 आना चाहिए, 16 3 ज़ा 48, 48 4 ज़ा 200 के आसपास बराबर है, इंटू 10 पावर। सही है आंसर बच्चों, मेरे ख्याल से सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज 13 क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन इज लाइक दिस। 13 इंडक्टर दिया हुआ है, ये L है, ये C है, ये R है, ये EMF है RMS वाला, और ये फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी काफ़ी आसान है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC, 1/2 पाई रूट ऑफ LC, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.142। कैलकुलेशन खतरनाक है एकदम। रूट ऑफ L कितना है बच्चों? L है 0.1 और C कितना है? 25 इंटू 10 पावर माइनस 6, 25 इंटू 10 पावर माइनस 6। इसका आंसर क्या आना चाहिए वो मैं बता सकता हूँ, 1 मिनट रुको। (25 इंटू 10 पावर माइनस 6) 100 हर्ट्ज आता है बच्चों इसका आंसर। कमाल का क्वेश्चन है, 100 हर्ट्ज। थोड़ा अजीब लग रहा है देख के। एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको, लॉजिकली भी सोच लेता हूँ। ये होगा 5। एक बार फिर कैलकुलेशन कर लेता हूँ बच्चों। 100 हर्ट्ज है इसलिए देख रहा हूँ एक बार वापस। ओके, इसका रूट 6.284, ओके, और फिर इसका 100.6, वही 100.6 आ रहा है आंसर। 100 है, करेक्ट है बच्चों आंसर। मैं एग्जैक्ट आंसर लिख देता हूँ। द आंसर इज 100.6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है एकदम आराम से। 100.6 हर्ट्ज। द डिफरेंस बिटवीन द मोलार स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अगले पेज पे करते हैं, चलो एक पेज पे एक ही सम करेंगे। 14th वन, द डिफरेंस बिटवीन द मोलार स्पेसिफिक हीट, मतलब Cp माइनस Cv दिया हुआ है 9000, ओके, और रेशो दिया हुआ है, रेशो इज 1.5। एकदम छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। Cp अपॉन Cv 1.5 दिया हुआ है, तो मैं Cp को क्या लिख सकता हूँ? 1.5 Cv, और इसमें सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, है ना, इसमें सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। सो Cp इज 1.5 Cv, तो यहाँ पे होगा 1.5 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 9000। तो Cv का आंसर आएगा 18,000 आएगा, जूल पर kg केल्विन, इज इट? और Cp इसका 1.5 टाइम्स है। Cp इसका 1.5 टाइम्स है, मतलब वही 18,000 प्लस 9,000 तो 27,000 होगा। हो गया। Cp 1.5 Cv है, तो 18,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 27,000 आएगा। ओके, एक बार चेक भी कर लेता हूँ बच्चों, एक सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करने पे 9,000 सही है। 15-16 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें क्या चेक करना है होते। 17 देखो, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये 4 मार्क के लिए आ सकता है। 4 के लिए नहीं आया, लेकिन 3 के लिए आया, राइट।
डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटी, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ 22 देखते हैं। 22 का वैसे तो मुझे आंसर ही याद है बच्चों, मतलब लिख दूँ क्या डायरेक्टली कि सॉल्व कर दूँ? सॉल्व कर देता हूँ। चलो मैं जानता हूँ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर 3648 आएगा और इसका आंसर 8208 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, लेकिन मैं करवा देता हूँ, चिंता मत करो, टाइम लगेगा, थोड़ा हो जाएगा, डोंट वरी। 22 डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड लाइमन इफ द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज 9-2। मतलब लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया है, राइट। तो लैम्डा लाइमन याद रखना सब शॉर्टेस्ट है, 912 दिया हुआ है, राइट। अब याद रखना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/, पहले तो एन और पी का वैल्यू लिख देता हूँ। देखो याद रखना एन मतलब मैं इनर ऑर्बिट बोल रहा हूँ। इनर ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है? इनर ऑर्बिट की वैल्यू 1 होगी। किसके लिए? लाइमन के लिए। और लास्ट लाइन है ना, तो एम की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा 1/λ लाइमन इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² माइनस m² ना, तो 1/1² माइनस 1/∞²। जो सॉल्व होके क्या होगा, लैम्डा लाइमन आर का वैल्यू क्या आ गया, 1/λ लाइमन आ गया। ओके आर का वैल्यू क्या आएगा, 1/λ लाइमन। ये हो गया। अच्छा अब देखो आगे। अब हमको क्या चाहिए फॉर बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लास्ट लाइन जो भी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लास्ट लाइन एक ही बात होती है। फॉर बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो बाल्मर सीरीज के लिए इनर ऑर्बिट की वैल्यू क्या होगी, इनर ऑर्बिट की वैल्यू होगी 2 और आउटर ऑर्बिट की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो 1/λ बाल्मर विल बी इक्वल टू व्हाट, r इंटू 1/2² माइनस 1/∞²। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि लैम्डा बाल्मर होगा 1/r। और 1/r क्या होता है, देखो ये देखो, ये यहाँ पे देखो 1/r मतलब लैम्डा लाइमन, सॉरी 1/r नहीं, आई एम सो सॉरी, 4/r आएगा, 4/r। ये 1/4 उल्टा हो गया, 4/r हो जाएगा, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, राइट। 4 इंटू 1/r मतलब लैम्डा बाल्मर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1/r, 4 इंटू 1/r। और बच्चों 1/r मतलब कौन, 1/r मतलब लैम्डा लाइमन, और लैम्डा लाइमन कितना दिया हुआ था, 912। तो अगर 4 इंटू 912 करोगे तो वही आंसर आएगा ना जो मैंने लिखा है, 3648। याद है ये सब? ओके आगे बढ़ते, 3648 एंगस्ट्रॉम। पैस्चन का भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर पैस्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके n क्या होगा, अब 3 होगा, m क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो आंसर आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/λ पैस्चन विल बी इक्वल टू 1/λ पैस्चन विल बी इक्वल टू r इंटू 1/3² माइनस 1/∞²। ओके सॉल्व करोगे तो वही होगा वापस, लैम्डा पैस्चन विल बी इक्वल टू 9/r या 9 इंटू 1/r, राइट। 9 इंटू 1/r आएगा, तो 1/r वही लैम्डा लाइमन होगा, 1/r लैम्डा लाइमन है। देख लो 1/r मतलब यहाँ पे देखो 1/r मतलब लैम्डा लाइमन, तो ये होगा 9 इंटू 912, और 9 इंटू 912 क्या होता है, 8208, 8208 एंगस्ट्रॉम। डन। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट, वो अगले लाइन पे करते हैं, अगले पेज पे करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को r लिख दूंगा, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज μ0/4π2I/r, μ0/4π2I/r 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब 3 1 जा 3 2 जा 4 इंटू 10⁻⁵। आई होप
आई एम डूइंग एवरीथिंग करेक्ट. ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. 24 देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. 24 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर हैज़ एन एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. प्लेट सेपरेशन मतलब d दिया हुआ है 3 mm. 3 mm मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बच्चों A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. A एप्सिलॉन नॉट बाई डी दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻⁴. एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3. ओके, 1 जा 2 जा, तो ये होगा आंसर. कर लेते हैं, रुको. 8.85 इंटू 2 17.7 इंटू 10⁻⁻13 फैराड. छोड़ दो ऐसी. चाहिए तो इसको 1.77 पीको फैराड भी लिख सकते हो, लेकिन कोई ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है ना. चाहिए तो लिख सकते हो, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करना. 1.77 पीको फैराड. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. 25th. An EMF of 91 millivolt is induced in the windings of a coil when the current in the nearby coil is increasing at a rate of 1.3. मतलब EMF in a coil, ओके, इसको मैं सेकेंडरी बोल देता हूँ. 91 मिलीवोल्ट है. 91 मिलीवोल्ट जब बाजू वाले कॉइल में, मतलब dIP/dt, ओके, इज इक्वल टू 1.3 एम्पियर पर सेकेंड. Okay, so EMF in a coil is 91 into 10⁻³ when current in the other coil is changing at a rate of 1.3 ampere per second. What is the mutual inductance? ES is equal to M into dIP/dt. dIP/dt, तो 91 into 10⁻³ is equal to mutual inductance multiplied by dIP. मतलब ये 1.3, अगर 13 होता तो शायद 7 जा होता, तो अब 70 जा होगा. तो आंसर आ गया मिली एम इज इक्वल टू 70 इंटू 10⁻³ हेनरी, जो होगा 70 मिली हेनरी. उन्होंने आंसर मिली हेनरी में ही लिखने को बोला है. देख लो क्वेश्चन, देख लो, 70 मिली हेनरी आएगा. 13 7 जा 91 ही होता है ना, राइट. 26. 2 cells of EMF 4 volt 2 volt have internal resistance 1 ohm 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Find the current through the external resistance. ओके, तो थोड़ा टाइम लेने वाला समय, KVL लगाने वाला समय. तुम लोग जानते हो ये 4 वोल्ट है. इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 4 वोल्ट वाले की 1 ओम है, ठीक है. और फिर 2 वोल्ट वाला भी एक सेल है, 2 वोल्ट वाला भी एक सेल है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड 2 वोल्ट. ओके, एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. They are connected across an external resistor of what? 5 ohm. 5 ohm के अक्रॉस लगा दिया गया, राइट. तुमको करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है. तो इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, और इसमें मान लो I1 प्लस I2. इसमें I1 प्लस I2 हो जाएगा. फिर से करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा I1 I2. तुमको पता है ना कैसे करते हैं, 2 लूप में KVL लगाते हैं और आंसर आ जाता है. चलो मैं कर ही देता हूँ, छोड़ो कर ही देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो ऐसे भी टाइम खाओ समय. A B C D E F करूँ कि नहीं करूँ पता नहीं. मुझे ये सब सम करने का इच्छा तो नहीं होता, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ शॉर्टकट्स बाय विच दिस कैन बी डन वेरी इजीली. बट चलो कर लेते हैं, जाने दो. पहले यहाँ पे लिखता हूँ, अप्लाइंग KVL इन द लूप. अप्लाइंग KVL इन द लूप. मुझे I1 प्लस I2 ढूंढना है. KVL इन द लूप ADCB. अगर ADCB में KVL अप्लाई किया तो क्या होगा? -5I1 प्लस I2, -5I1 प्लस I2, फिर -I1 इंटू 1, ओके, फिर +4 इक्वल टू 0.
तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -5i1 माइनस i1 कितना हो जाएगा, -6i1 माइनस 5i2 इक्वल टू -5i2, सॉरी ये -5i2 है, -5i2 इज इक्वल टू -4, जाने तो ऐसे ही छोड़ दो माइनस माइनस में, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगला नीचे वाले लूप में लगा लेते हैं KVL, नीचे वाले लूप में, ऊपर वाले में तो लग गया -5i1 प्लस i2 -i1 प्लस 4, राइट। एक बार चेक कर लो, सब सही है। नीचे वाले लूप में लगा लेते हैं, नीचे वाले लूप में मतलब ये वाले लूप में, क्या नाम है इसका, FEBA, applying KVL in the loop, applying KVL in the loop, KVL in the loop, loop का नाम क्या है, FABEF। तो अगर हम लोग इसमें KVL अप्लाई करेंगे FABEF तो आंसर आएगा -4 प्लस i1 माइनस 2i2, ओके, -2i2 प्लस 2, -2i2 प्लस 2 -2i2 प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आंसर आना चाहिए शायद इसका -2i2 प्लस i1 इक्वल टू प्लस i1, -2i2 प्लस i1 इक्वल टू -2i2 प्लस i1, या i1 -2i2 ऐसा लिखते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज अ सम विच आई नेवर वांटेड टू सॉल्व, यू नो, बट अब क्या करें, अब कर लेते हैं। i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0 था ना यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -4 प्लस 2 कितना होगा, -2 होगा, और -2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 होगा। तो देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। सॉल्व क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6i1 होगा, ये 6i1 होगा, दिस विल बी 6i1, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, -12i2 इक्वल टू 12, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे मालूम है, ये 3 और 1 को ऐड कर लो। अगर 3 और 1 को ऐड कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर एज -17i2 इज इक्वल टू 8, तो i2 आएगा -8/17, -8/17। इसी तरह i1 निकाल लेना, सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन नंबर 2 में डाल देना। मैं निकाल ही लेता हूँ ना, रुको, मैं यहाँ पे निकालता हूँ i1 की वैल्यू, i1 -2 इंटू -8/17 ना, -8/17 इज इक्वल टू -8/17, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, -8/17, 8/17, ओके, -8/17 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। तो i1 का आंसर आएगा, i1 विल बी इक्वल टू 2 - 16/17, 2 - 16/17। अब 2 - 16/17 क्या होगा, 1 मिनट रुको, 2 - 16/17 इज 34 - 16/17, 34 - 16, 34 - 16 18 होता है, 18/17 आएगा, 18/17। तो i1 होगा 18/17, 18/17 एम्पियर। पता नहीं पेन चल नहीं रहा है, सम प्रॉब्लम, 18/17 आ रहा है, दोनों को जोड़ लो, i1 प्लस i2 आ जाएगा। (18/17). So if you add i1 and i2, I think your final answer should be, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अगर ऐड कर लोगे i1 i2 को
तो 10/17 आएगा, 10/17 एम्पियर, 10/17 एम्पियर। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई विल जस्ट क्रॉस चेक ऑल्सो। मैं ज़रा क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट दे दो मुझे। इसका नेट EMF होगा 4, 5। हाँ मैंने सब सही तो किया है, बस 2 बार KVL लगाना था। आई होप आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। -4 + I1 -2I2 +4 +2, हाँ +2 = 0। फिर -2I2 + I1 = 2, ये भी सही किया। फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, ये भी सही है। हाँ फिर इन दोनों को ऐड किया, -17I2 = 8, बराबर है, सही आया I2। I1 भी एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर 34 - 16 18 आता है तो मेरा आंसर करेक्ट है। तो ये आंसर आना चाहिए 10/17 एम्पियर। ओके, सो दिस शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये तो मैंने पक्का बोला था एग्जाम में आएगा 4 मार्क के लिए, और आया, राइट। आई हैव गारंटीड दिस क्वेश्चन एंड इट हैज़ कम इन द एग्जाम। 29 देख लेते हैं। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल क्या प्रेशर कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, देखो कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, और फाइनल वॉल्यूम पूछा है वर्क डन। वर्क डन व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट इज PdV, PdV मतलब P × V2 - V1। वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस, इफ द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस, गैस को कंप्रेस किया गया तो वर्क डन नेगेटिव होगा बच्चों। अगर गैस को कंप्रेस किया गया तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ओके, वर्क डन नेगेटिव होगा मतलब -150 होगा। याद रखना वर्क डन नेगेटिव है बिकॉज गैस को कंप्रेस किया गया, तो वर्क डन को मैंने -150 जूल्स लिया। दैट इज इक्वल टू प्रेशर तो 2 × 10⁵ दिया हुआ है। V2 मुझे निकालना है और V1 पता है, V1 पता है, V2 निकालना है। V2 - V1, V1 6 × 10⁻³ रुक जाओ, क्या सॉल्व कर लेते हैं, अभी हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा -75 इंटू ये 2 × 10⁵ नीचे चला जाएगा ना, तो -75 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, राइट। -75 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू V2 -6 × 10⁻⁻3, तो ये हो गया 0.75, राइट। ये हो गया -0.75 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू V2 -6 × 10⁻⁻3। 6 उधर जाएगा तो आंसर होगा V2, सॉरी ये -3 हो गया ना पावर शिफ्टिंग के बाद, तो V2 क्या होगा, V2 होगा 6 × 10⁻⁻3 -0.75 × 10⁻⁻3, दैट इज इक्वल टू 5.25 × 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। तो सही है आंसर बच्चों, 5.25 × 10⁻⁻। वॉल्यूम कम आना चाहिए था बिकॉज द गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, तो वॉल्यूम तो कम आना ही चाहिए था। द गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, तो वॉल्यूम तो कम आना ही चाहिए था, राइट। तो करेक्ट है आंसर, ये आंसर वॉल्यूम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड पार्ट। अ पार्टिकल हैज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax 25 cm/s। Vmax कैन बी रिटन एज A ओमेगा, तो A ओमेगा इज 25 cm/s। इक्वेशन 1। Amax 100 है, Amax 100 दिया हुआ है, 100 cm/s², तो A ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। टाइम पीरियड पूछा है, डिवाइड कर लो दोनों को। डिवाइडिंग 2/1 यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 4, राइट। अगर डिवाइड करोगे तो ओमेगा 4 आएगा, और कैपिटल T पूछा है ना, तो 2π/T इज इक्वल टू 4, तो T कितना होगा, T विल बी इक्वल टू A ओमेगा स्क्वायर इज 100 cm/s², A ओमेगा इज 25, तो डिवाइड करेंगे तो 100/25 4 आएगा, बराबर है ओमेगा 4, तो 2π/T 4 होगा, तो ये 1 जा ये 2 कैंसिल होगा, तो T क्या होगा π/2, T होगा π/2, पाई मतलब 3.142, उसका हाफ होगा 1.57, तो ये आंसर होगा, राइट। और लास्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। 4.2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। बच्चों को पहले ही कह चुका था मैं कि एटम्स के और इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स के क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन होता ही है। थ्रेशोल्ड पूछा हुआ है, वैसे देखने में तो सब में कुछ दम नहीं है, बट
कैलकुलेशन करवाएगा ये। W0 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा ज़ीरो, लैम्डा ज़ीरो विल बी इक्वल टू HC बाय W0, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सारे कैलकुलेशंस अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ मैं। आंसर आ रहा है बच्चों 2.9596 आ रहा है, इनफैक्ट 96 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, ओके, या 2960 एंगस्ट्रॉन्ग या 2.96। कोई बच्चा चाहे तो ऐसे 2960 एंगस्ट्रॉन्ग भी लिख सकता है। आंसर ये आ रहा है, राइट, याद रखना है। HC बाई W0 मैं ज़रा शॉर्टकट से भी चेक कर लेता हूँ एक बार, सही आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ सही आंसर, सही है बच्चों, आंसर राइट, सही है। तो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब तुम लोग अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट पेपर जो भी है उसकी तैयारी करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स।